हिमाचल में डॉक्टर राजीव बिंदल ने संभाली बीजेपी अध्यक्ष की कमान। 2024 में प्रदेश की सीटों पर मिलकर होगा कार्य। लोकसभा चुनावों में 100% मिलेगी जीत। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व की सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नहीं दिया ध्यान। प्रदेश को कर्ज के बोझ तले नहीं देख सकती सरकार। हरदोई में निकाय चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 295 आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई जारी। 7 लाख लीटर अवैध शराब बरामद। 4 लाख लीटर दहन नष्ट किया। फिरोजाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मादक पदार्थ की बड़ी खेप बरामद। 7 कुंटल गांजे के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मामला दर्ज। कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी पंचायती राज दिवस समारोह में हुए शामिल। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल की। हिमाचल के शिमला में निगम शिमला चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में हुए बदलाव के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल ली। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने राजीव बिंदल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहे। दरअसल डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि लड़ाई के बीच कोई कमांडर नहीं बदला गया। नगर निगम शिमला चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कमान करेंगे और 7 वार्डों का जिम्मा उनको सौंपा गया, जिसमें उनका सहयोग करेंगे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में जीत दिलाने के लिए सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा। केंद्र व प्रदेश की 5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर किया जाएगा। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव की समस्त रचनाएं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय सुरेश कश्यप जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से बन चुकी हैं। आदरणीय चौधरी सुखराम जी हमारे छोटे भाई, वो प्रभारी के नाते कार्य को संभाल रहे हैं और केंद्र से विशेष रूप से श्रीकांत शर्मा जी प्रभारी के नाते इस काम को संभाल रहे हैं और यही टीम इस सारे कार्य को संभालेगी। मुझे जो दायित्व दिया गया था 7 वार्डों का, उस कार्य को मैं करने में इनके साथ सहयोगी की भूमिका निभाऊंगा। प्रदेश के मंडी में 1 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को कर्ज के नीचे दबा नहीं देख सकती। पूर्व की भाजपा सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 दिवसीय मंडी दौरे के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार आने वाली समय पर कर्जा छोड़कर नहीं जा सकती। प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विपक्ष भी सरकार का साथ दे और साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने और सूबे के हित के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हिमाचल को हम कर्जे के बोझ के नीचे दबा नहीं रख सकते हैं। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है और मैं भी ये सोचूं कि मैंने भी आने वाले भविष्य के बच्चों को अगर कर्जा चढ़ाकर जाना है तो ये मैं कभी जीवन में कर नहीं सकता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और हम तो चाहेंगे कि वो भी हमारा जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे और वो भी विपक्ष के नेता है, केंद्र में उनकी सरकार है। अपने समय तो आप डबल इंजन की सरकार बोलते थे तब तो कर नहीं सके, पर अब तो हिमाचल के हित में हम इकट्ठे मिलकर करते हैं। कभी वो क्षेत्र मंडी की बात कर देते, क्षेत्रीय बात कर देते,
कभी वो कांगड़ा में जाके कांगड़ा के क्षेत्रवाद की बात कर देते कि कांगड़ा के साथ अन्याय हुआ, मंडी के साथ अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश का होता है, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भी जीवन में न्याय नहीं होता किया जाएगा। मेरे जीवन में तो न्याय करने वाला शब्द ही नहीं है, लेकिन मंडी हमारा घर है सारा। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 8 कुंटल गांजा, 1 ट्रक, 2 कार और मोबाइल फोन बरामद किए। पकड़े गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 350 करोड़ बताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वो बड़े पैमाने पर उड़ीसा से मादक पदार्थ लाकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया करते थे और मुखबिर की सूचना पर एंटी नार्कोटिक्स मेरठ और टुंडला पुलिस ने मादक पदार्थ गिरोह के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये लोग एक ट्रक में अंडरग्राउंड केबिन बनाकर गांजा ले जा रहे थे। वहीं एसपी सर्वेश कुमार ने इसका खुलासा किया और बताया ये अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से गांजे के अलावा 7,000 रुपए, कई मोबाइल फोन बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई जारी है। सर, किस तरह का गैर पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए? देखिए, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की जो ऑपरेशनल यूनिट मेरठ की है, उसके जो प्रभारी हैं योगेंद्र जी और उनकी टीम तथा थाना टुंडला के पुलिस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 7 कुंटल 67 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 ट्रक, 2 कार, क्रेडिट कार्ड्स तथा 7200 रुपये नगद बरामदगी की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 3.5 करोड़ कीमत बताई जा रही है। टीम द्वारा ये बहुत अच्छा गुडविल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार रात से रविवार रात तक चले इस कार्यक्रम के दौरान कई थानों के स्टाफ शामिल रहा। एसपी स्वयं पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। वहीं पुलिस टीम ने 295 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 7,000 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और साथ ही टीम ने 4 लाख लीटर लहन भी नष्ट किया। जब्त की गई शराब और अन्य चीजों की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में चुनाव के दौरान शराब बांटे जाने का मुद्दा उठता है और हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर पूरे जिले में एक साथ अवैध और कच्ची शराब बेचने वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और किस बाबत ये कार्रवाई की गई है? ये आगामी नगर निकाय चुनाव हरदोई में 4 मई को होने हैं, उसके दृष्टिगत अपराधियों अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चुनाव में अक्सर एक शिकायत मिलती है कि अवैध शराब का चलन होता है। इसको देखते हुए कल रात में आबकारी विभाग के साथ पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, प्रशासन के साथ भी, और सारी रात चले इस अभियान में पूरे जनपद से प्रत्येक थाने से 293 मामले सामने आए, जिसमें कि अवैध शराब के साथ पकड़े गए हैं अथवा अवैध शराब बनाते हुए भट्टी के साथ पकड़े गए हैं। 74 भट्टियाँ इसमें बरामद की गई हैं, उनके नष्ट किया गया है लहन। लगभग इसमें 7,000 लीटर अवैध शराब और 295। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव में नामांकन के बाद सियासी पारा गर्म है। प्रत्याशी अपने दावों और वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तमाम बड़े सियासी दलों के प्रत्याशियों के बीच निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सुदर्शन सिंह भी नगर पंचायत के विकास के वादों और दावों के साथ मैदान में हैं। गौरतलब है कि साल 2006 में भी सुदर्शन सिंह चंदौली नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोगों का दावा है कि नगर के विकास के साथ साथ गरीब और वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सुदर्शन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। एक बार फिर से उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, जिसके कारण चंदौली नगर पंचायत का सियासी पारा पूरे उबाल पर है। वहीं अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सुदर्शन सिंह से हमारे सहयोगी प्रशांत सिंह ने बातचीत की। उस समय सबसे बड़ी समस्या मेन बाजार की थी, जो काफ़ी खाली और गड्ढा युक्त था, जिसमें सघड़ी और रिक्शा चलने में बहुत बड़ा दिक्कत होता था। सबसे पहले मैं उसको केंद्र सरकार से पैसा ला कर इसराइल का
उसका निर्माण कराया और जितने गलियों में जहाँ जहाँ बाकी था, जहाँ प्राथमिकता के रूप में उसका कार्य कराया। पानी जो है योजना वहाँ सीवर पानी निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता के रूप में होगी और पोखरे का जो है नगर पंचायत चंदौली के अंदर एक शंकर जी का पोखरा है, चंदौली कोर्ट पर एक सरसा हुआ का पोखरा है। इसको प्राथमिकता के आधार पर इसका शुद्धिकरण कराऊंगा। सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रसाद लेकर धन मुहैया कराकर प्रयास करने की कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके। और उसके बाद चंदौली नगर पंचायत में जितने सड़कें, गलियाँ, जो पानी निकासी की व्यवस्था है, अस्त व्यवस्था है, जो पानी नहीं निकास रहा है, जितना परेशान है, उसको बनवाने का जगह मिलने पर पार्किंग की व्यवस्था कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो जाम की बहुत बड़ी समस्या है चंदौली में। उसके लिए प्रयास करूँगा कि जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पार्किंग की व्यवस्था। 2006 में चेयरमैन रह चुके हैं वे। और जनता का रुझान क्या कर रहा है? सर, जो अभी तक जनता का रुझान सुदर्शन सिंह जी के प्रति है बहुत अच्छा है और उनका अपना व्यक्तिगत जो लोग आज उनके साथ हो व्यक्तिगत है, न कि किसी पार्टी के माध्यम से या किसी दल के माध्यम से हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन है, देख रहे हैं 200-250 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, वो लोग अपने उनके व्यक्तिगत व्यवहार पे आए। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो उनकी अपनी एक नगर पंचायत की निधि होती है, उस निधि के अलावा सरकार से कुछ और भी धनराशि यहाँ ला करके जो भी अधूरे कार्य हैं, पानी निकासी या फिर सड़कें, उन सबों का निर्माण कार्य कराना। और उनकी ये भी है कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हर तबके के वर्ग के पास समय पे पहुँचे। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अप्रैल को रामलीला मैदान में निकाय चुनाव से संबंधित जनसभा को संबोधित करने वाले हैं आपको बता दें कि और सीएम की जनसभा को लेकर सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले कई जगहों पर पहुंचकर वो जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, लेकिन उन्नाव में जो कि पहुंचेंगे 25 तारीख को और यहां पर विशाल जनसभा होगी और इस जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया। मंगलवार को बांगरमऊ, सफीपुर और रायबरेली की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जबकि रैली में शामिल होने के लिए आ रहे लोगों के वाहन शहर के बाहर खड़े कराए जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरे जनपद से आने वाले भारी वाहनों को जनपद की सीमा पर ही कार्यक्रम समाप्त होने तक रोक कर रखा जाएगा। कार्यक्रम में लगाए गए पुलिसकर्मियों की नियुक्तियों के साथ उनके आई कार्ड बनाए गए बिना आईडी कार्ड के पुलिसकर्मी की एंट्री नहीं होगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है और सुरक्षा व्यवस्था उसी अनुरूप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका पालन करते हुए कराई जा रही है और इसका निरीक्षण हमारे सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। मैं भी आज इसी उद्देश्य से यहाँ पहुँचा हूँ और कार्यक्रम स्थल देखा है, जहाँ पर जो मार्ग व्यवस्था इत्यादि उसका भी भ्रमण कर लिया गया है। सभी बड़े अच्छे ढंग से की जा रही हैं और हम सारे कार्यक्रमों को बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से पूर्ण सुरक्षा के साथ। हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 23 जनवरी को चंडीगढ़ में सरकार के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें इनकी अधिकांश मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई लिखित पत्र जारी नहीं किया गया। जहां समान वेतन, समान कार्य, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, सफाई संबंधित औजार मुहैया करवाना इनकी मुख्य मांगे रही हैं। वहीं अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही और साथ ही कहा कि जल्द ही इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जबकि खूब डेलीगेट सब मिल लिया है। बोला कि बजट नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है और डिपार्टमेंट के पास सभी पैसे हैं। क्या ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पास 10-10 हज़ार तनख्वाह मिलती है, क्या वो पैसे नहीं है? सरकार के साथ हमारी 23 जनवरी को मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में डेलीगेट की। उसमें सरकार ने बहुत सी मांगे हमारी मानी थी और वो मांगे मान नहीं पर आज तक उसका पत्र जारी नहीं किया। मेन मांग ये है
कि एक तो सरपंच बेकार ना करवाएं, सरपंच इनसे मनमानी बेकार करवाते हैं। भगवान परशुराम प्रकाट्य महोत्सव पर कल कोटा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। बता दें कि यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी और यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्टेज सजाए गए। साथ ही बड़े ही उल्लास के साथ लोगों ने यहाँ पर भक्तों का स्वागत किया। तो वहीं इस शोभा यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। पद यात्रा के शुभारंभ के मौके पर तलवंडी भगवान परशुराम सर्किल पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। इस शोभा यात्रा में कोटा के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। इसके साथ ही जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धरोहर संरक्षण प्राधिकरण ने प्रेस वार्ता की और विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान कराए गए कामकाज का ब्यौरा रखा। इस दौरान सरकार द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं मंजूर करने की जानकारी दी गई, जिनमें से अधिकांश योजनाओं का काम पूरा हो गया। बता दें कि धरोहर संरक्षण प्राधिकरण अध्यक्ष जाड़ावत ने प्रेस वार्ता की और जानकारी दी। साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज को बताते हुए कहा कि हर वर्ष 2013 में सरकार के दौरान मेडिकल कॉलेज को कैंसिल कर दिया गया था और कहा कि गहलोत सरकार द्वारा हर तबके और हर वर्ग के लिए काम किया गया। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। साल तक मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल के बाद में अर्थव्यवस्था को मजबूत करके जो मांगा सब मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र को दे दिया है। हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 2023 में चित्तौड़ विधानसभा हम लोग जीतेंगे। हमारे जिले से 5 सीटें कांग्रेस की जीतेगी। मेवाड़ संभाग के अंदर बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जीतेंगे। ये महागेरा भाजपा जो कर रही है, ये केवल कार्यकर्ता उपस्थित होने, जनता का समर्थन इनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ये योजनाएं जब लागू हो जाएंगे तब आप देखना कि ये भाजपा पूरी तरह से कार्यकर्ता चाहे इनका लग जाए, लेकिन कार्यकर्ता के साथ जब जनता नहीं होगी। बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में राम राजा सरकार को लाने वाली महारानी कुंवर गणेश जी की अष्टधातु की अब प्रतिमा लगेगी। बता दें कि नगर पंचायत ओरछा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। तो वहीं प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने पर आम जनता में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। दरअसल अध्यक्ष शिवपाल सिंह राजपूत ने बताया कि बैठक में नगर की सभी वार्डों में विकास के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों सहित अष्टधातु की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति परिषद ने दी है। प्रदेश में आए दिन वन में आग लगने की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और इस साल भी उत्तराखंड के लगभग 329 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि के मामलों से प्रभावित हुए हैं। वन विभाग की माने तो 250 के आसपास मामले वनाग्नि के निकलकर सामने आ चुके हैं। बता दें कि वनाग्नि के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वन विभाग उन शरारती तत्वों पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है जिनकी वजह से अक्सर जंगलों में भीषण आग लग जाती है। हालांकि अब तक कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया जिसमें किसी शरारती तत्व की तरफ से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया हो। IFS निशांत वर्मा का कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है तो उस पर ठोस कार्रवाई करने का काम विभाग की तरफ से किया जाएगा। इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है तो ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का जायजा लेकर आग पर काबू पाया जाता है। ड्रोन है हमारे DFOs के। फॉरेस्ट फायर सीजन तो गतिमान है पहले से ही, 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पॉन्स टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। लगभग कितने जंगल हैं जो इफेक्ट हुए हैं इस टाइम? अभी तक जो है कुल 250 केसेस हुए हैं जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है 1 नवंबर से, और लगभग इसमें जो है 329 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है, जिसमें कि आरक्षित वन भी है और सिविल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।